नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुजावदिया मनीष चैनल पर। और मैं आपके लिए जीव विज्ञान की थ्योरी लेकर आया था। पहली क्लास मैंने करवा दी थी, आपकी दूसरा क्लास भी आपको मैंने करवा दी थी। पहला चैप्टर ख़त्म हो गया था, दूसरा हो चल गया रहा था, है ना। तो आज हम करेंगे दूसरे क्वेश्चन से और चैप्टर वाइज देखते हैं थ्योरी में, है ना। तो जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। और जो हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहता है वो इस नंबर पर मैसेज ज़रूर करें 9753749986। ठीक है, तो ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है जीव विज्ञान क्लास 11वीं की बुक है। ठीक है, ये मैंने लास्ट में आपको दूसरा चैप्टर में ये यहाँ तक करवा दिया था। ठीक है, तो अब इससे आगे अपन देखते हैं चलिए, ये हैं आपकी एनसीईआरटी बेस्ड हैं, पूरी जीव विज्ञान है। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। जो मैंने आपकी तीसरी क्लास में, अब मैं आपको क्या बताऊंगा, देखो जो खास है उस पर आपको मैं बता दूंगा कि ये नोट कर लेना। ठीक है, बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा क्या करता है, प्रजनन। प्रजनन कौन करता है, तो बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु बनाते हैं। ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जिनमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है। माइक्रोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी जिसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती। देखो एक क्वेश्चन और आपके सामने ये बन गया, किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, तो माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन गया। देखो 11वीं 12वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये बुक करने से आपके 50% क्वेश्चन बन जाते हैं। और मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो क्या याद रखोगे, माइक्रोप्लाज्मा ऐसा जीवधारी है जिसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती। यह सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती हैं। अनेक माइक्रोप्लाज्मा प्राणी और पादपों के लिए रोगजनक हैं। तो माइक्रोप्लाज्मा माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी जीवित कोशिका है। अगर आपसे पूछ ले सबसे जीवित छोटी कोशिका कौन सी है, तो माइक्रोप्लाज्मा। तो माइक्रोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जिसमें कोशिका भित्ति बिल्कुल भी नहीं होती। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती हैं। चलिए, प्रोटिस्ट का जगत, ये मैंने आपको बता रखा है। सभी कोशिका यूकेरियोटिक्स को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है, परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाती है। एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषण प्रोटिस्टा हैं, वही दूसरों के लिए एक पादप हो सकता है। क्रासोफाइट, डायनोफ्लेस्टिक, युग्निलाइट, अवपक, कवक एवं प्रोटोजोआ सभी को इस पुस्तक में प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया। चलिए, मैं इसमें से आपको फैक्ट बता देता हूँ। चलो अगला, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में मैं बता देता हूँ क्या क्या है। सभी प्रोटोजोआ क्या होते हैं, सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं। एक पॉइंट ये, जो परभक्षी तथा परजीवी के रूप में रहते हैं, ये प्राणियों के पुरातन संबंधी हैं। प्रोटोजोआ को कितने भागों में बांटा गया है, तो प्रोटोजोआ को चार प्रमुख समूह में बांटा गया है। अमीबीय प्रोटोजोआ, ये जीवधारी स्वस्थ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। ये अपने कूट पादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। इससे समुद्री प्रकार की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं। इनमें से कुछ एंटी अमीना परजीवी होते हैं। प्रोटोजोआ के ये आपके 4 प्रकार हैं, प्रोटोजोआन, डायनोफ्लिस्ट, युग्निला, कवक और पैरामीशियम। ठीक है, कशाभी प्रोटोजोआ, ये 4 प्रकार के मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि अधिकांश फंजाइम परपोषी होते हैं। वे मृत ब्रेस्टन से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं, अतः इन्हें मृतजीवी कहते हैं। जो फंजाइम सजीव पौधे तथा जंतुओं पर निर्भर करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम परजीवी कहते हैं। एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक याद रख लेना। ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ तथा उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकते हैं। ऐसे कंजाइम सहजीवी कहलाते हैं, फंजाइम सहजीवी। एक और यो याद रख लेना, फंजाइम में जवक जनन कायिक खंडन, विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन बीजाणु जैसे कोर्निया कहते हैं, अथवा धानी बीजाणु अथवा चले बीजाणु द्वारा। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपको याद रखना है,
पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकेरियोटिक्स हैं और जिनमें क्लोरोफिल होते हैं। ऐसे जीवों को पादप कहते हैं। इनमें से कुछ पादप जैसे कीटभक्षी पौधे तथा परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। ब्लेटवर्ड तथा विनस फ्लाइट्रेट कीटभक्षी पौधों के और अमरबेल परजीवी का उदाहरण है। देखो अब यहाँ से एक क्वेश्चन है, पादप कोशिका में क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। आपसे ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार पूछा हुआ है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो किसकी बनी होती है? जो सेल्यूलोज की बनी होती है। ये क्वेश्चन बना यहाँ से कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती हैं जो सेल्यूलोज की बनी होती हैं, और इसकी संरचना के बारे में विस्तृत विवरण अध्याय 3 में पढ़ेंगे। चलिए और एक और क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन, विटेकर द्वारा सुझाए 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन व अकोशीय जीव जैसे वायरस तथा प्रोसक का उल्लेख नहीं किया गया है। इसका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है। विटेकर ने कितने 5 जगत वर्गीकरण का सुझाव दिया था? विटेकर, जिसमें कौन सा नहीं है? तो 5 जगत में कौन कौन नहीं है? तो एक तो ये लाइकेन व अकोशीय जीव, जीव जैसे वायरस तथा प्रोसेक का उल्लेख इसमें नहीं है। और क्या क्वेश्चन बनेगा यहाँ से? क्वेश्चन और आपके यहाँ से बनता है वास्तविक जीवन नहीं। वायरस का अर्थ है विष अथवा विषैला तरल। वायरस का अर्थ क्या होता है? वायरस का अर्थ होता है विष अथवा विषैला तरल। डिमिटी, किसने? डिमिटी इवानोवस्की, ये याद रखना। डिमित्री इवानोवस्की 1892 में तंबाकू के मोज़ेक रोग के जीवाणु को पहचाना था। तंबाकू के मोज़ेक रोग के जीवाणु को किसने पहचाना था? तो डिमित्री इवानोवस्की ने 1892 में। जिसे क्या नाम दिया? जिसे वायरस नाम दिया गया। इसका माप बैक्टीरिया से भी छोटा होता है क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे। M.W. बेजेरिक 1898 ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधों का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधों को भी संक्रमित करने में सक्षम है। उन्होंने इस रस को कंटेजियम वाइनस फ्लूइडम, संक्रामक जीवित तरल कहा, है ना। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। किसने संक्रामक जीवित तरल कहा? तो ये कहा था कंटेजियम वाइनस ने। 19 W.M. स्टानले ने 1935 में बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है और इसे रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। वे अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। वायरस अविकल्पी परजीवी हैं। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ भी होते हैं जो आरएनए, देखो आरएनए तथा डीएनए हो सकते हैं। किसी भी वायरस में आरएनए तथा डीएनए दोनों नहीं होते। एक क्वेश्चन है, किसी भी वायरस में क्या नहीं होते हैं? आरएनए और डीएनए दोनों नहीं होते हैं। वायरस केंद्रक प्रोटीन, न्यूक्लिको प्रोटीन और इसका आनुवंशिक पदार्थ संक्रामक होता है। प्राय सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला आरएनए होता है और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला आरएनए अथवा डीएनए होता है। बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणु भी प्राय दोहरी लड़ी वाले डीएनए वायरस होते हैं। प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं। देखो एक क्वेश्चन और ये, प्रोटीन के आवरण को क्या कहते हैं? प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं। और यह छोटी छोटी उप इकाइयाँ जिन्हें पेटी कोशक मतलब केसोमियर कहते हैं से मिलकर बना है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करना है। ये पीट कांशक कुंडली अथवा बहुफलक ज्यामितीय रूप में लगे रहते हैं। वायरस से मम्मस, चेचक, हर्पीज तथा इन्फ्लुएंजा नामक रोग होता है। मनुष्य में एड्स भी वायरस के कारण ही होता है। देखो मनुष्य में एड्स किसके कारण होता है? तो मनुष्य में एड्स भी एक वायरस के कारण ही होता है। पौधों में मोजेक बनना, पत्तियों का उड़ना तथा कुंचन पीला होना तथा शिरा अस्पष्टता बोना तथा अवरुद्ध वृद्धि होना सब इसी के ही लक्षण हैं। तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करें, तो मैं आपको डेली इस तरह से 10-10-15 मिनट का एक वीडियो बना दूं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी हर एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद। तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना। ये बुक है, ओरिजिनल बुक है, ठीक है। चलिए देखो ये लिखा हुआ है, ये NCERT पब्लिकेशन
ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ से, वाई राइट सन 1971 में टी.ओ. डायनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा था तथा जिनके कारण पोटैटो स्पंडल ट्यूबर नामक रोग होता है। ठीक है। वायराइडो ने आरएनए तथा प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है, इसलिए यह वायराइड के नाम से जाना जाता है। वायराइड के आरएनए का आणविक भार कम है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है भाई आपके। ठीक है। प्रियोन, प्रियोन का कुछ है क्या? चलिए ये भी पढ़ लेते हैं। आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रेषित पाई जाती है। इन कारकों का आकार वायरस के आकार के समान था। इन कारकों को प्रोसंग कहा जाता है। प्रोसंग द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारी बोजाइन स्पंजीफोर्म एन्सेफेलाोपी हैं, जिन्हें आमतौर पर मवेशियों में मैड काऊ रोग कहा जाता है और मनुष्यों में इसका समान प्रकार CR जैकब रोग होता है। चलिए लाइकेन के बारे में ही बता देते हैं। लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोग सहवास है। शैवाल घटक को शैवालांश तथा कवक के घटक को माइकोवायंट कहते हैं, जो क्रमशः स्वपोषी तथा परपोषी होते हैं। शैवाल कवक के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है तथा खनिज एवं जल का अवशोषण करता है। इसका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देख ले तो यह अनुमान लगाना असंभव है कि इसमें दो विभिन्न जीव हैं। लाइकेन क्या है? प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक हैं। वे प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते। ठीक है। और बता देता हूँ इसका सारांश आपको देखना है। ये सारांश है पूरा, इसके बाद ये इसके अभ्यास है। ठीक है। तो ये अब आएगा आपका क्लास नंबर 3 वनस्पति जगत। ठीक है। तो इसका सारांश भी देख लेते हैं। अगर सारांश में कुछ होगा तो अपन देख लेते हैं। सारांश पढ़ना जरूरी है भाई अपने। सारांश बहुत काम का है। सरल आकारिक लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम अरस्तु ने प्रस्तावित किया था। देखो एक क्वेश्चन है और यहाँ से आपका सरल आकारिक लक्षण पर आधारित पादप और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम अरस्तु ने प्रतिपादित किया था। बाद में किसने? सबसे पहले तो अरस्तु ने करा था। बाद में लिनियस द्वारा सभी जीवधारियों को प्लांटी तथा एनिमेलिया जगत में वर्गीकृत किया गया था। विहेक्टर ने इसके बाद एक वृहत 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति का प्रस्ताव दिया। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है 1, 2, 3 सब क्वेश्चन। 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने दिया? तो विहेक्टर ने दिया। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये 5 जगत हैं मानेरा, प्रोटिस्का, फंजाइन, प्लाटी और एनिमेलिया। इन 5 के अलावा अगर आपको कुछ दूसरा दिख जाए तो आपको गलत लगाना है। ठीक है। 5 जगत वर्गीकरण के प्रमुख मापदंड कोशिका संरचना, दैहिक संगठन, पोषण एवं प्रजनन की विधि तथा जातीय वृत्ति संबंध हैं। 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत बैक्टीरिया को मोनेरा जगत में रखा गया। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत बैक्टीरिया को कौन से वर्ग में रखा गया था, अगर आपको याद हो तो वो रखा गया था 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत बैक्टीरिया को मोनेरा जगत में रखा गया था, जो विश्वव्यापी हैं। इसमें उपापचय संबंधी विविधता अत्यंत बड़ी है। बैक्टीरिया में पोषण की विधि स्वपोषी अथवा परपोषी होती है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हो गए सारांश से। प्रोटिस्का जगत में काइसोफाइट, डाइनोफ्लेटिजिलेट, युग्निनाइक, अवपंक कवक एवं प्रोटोजोआ जैसे एक कोशी यूकेरियोटिक्स जीवधारी सम्मिलित किए गए हैं। प्रोटिस्का जीवधारियों की कोशिका में संगठित केंद्रक तथा झिल्लीबद्ध कोशिका पाए जाते हैं। इसके प्रजनन अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार के होते हैं। फंजाइम जगत की संरचना तथा आवास में बहुत विभिन्नताएं होती हैं। अधिकांश कवक में मृतजीवी प्रकार का पोषण होता है। उनके लैंगिक तथा अलैंगिक जनक होते हैं। इस जनक के अंतर्गत 4 वर्ग फाइकोमाइसिटिन, एस्कोमाइसिटिन, बेसिडोओमाइसिटिन तथा ड्यूटीरोमाइसिटिन आते हैं। पादप जगत में सभी यूकेरियोटिक्स क्लोरोफिल युक्त जीव आते हैं। शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म इसी वर्ग में आते हैं। पौधों के जीवन चक्र में पीढ़ी, युग्म और बीजाणु उद्भिद में एकांतरण होता है। परपोषी यूकेरियोटिक बहुकोषीय जीव, इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है। कोशिका भित्ति का भी एक क्वेश्चन है। उन्हें एनिमोलिया किंगडम में शामिल किया गया। इन जीवों में पोषण प्राणी सम होते हैं। इसमें प्राय लैंगिक जनन होता है। कुछ अकोषीय जीव जैसे वायरस तथा विरोइड एंड लाइकेन को वर्गीकरण के 5 जगत प्रणाली में नहीं रखा गया। ठीक है। तो 5 जगत प्रणाली में किसको नहीं रखा गया ये मैंने आपको इसमें
बता रखा है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं। अगर आपको वीडियो, कल आपका क्लास नंबर 3 चलेगी। अगर आप कमेंट करते हो, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना। आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए सभी प्यारे भाई और बहनों का धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर करें।